नमस्कार भारत। इंस्टॉलमेंट कंसेप्ट थ्रू फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, ये पहली बार है। आज तक किसी ने इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट को नहीं बताया है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो यकीन मानिए आपको कभी भी कोई तकलीफ नहीं आएगा इंस्टॉलमेंट कंसेप्ट समझने में, कंपाउंड इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग सिंगल सेकंड। सबसे पहली चीज, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। एक कंसेप्ट है फाइनेंस में, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ फाइनेंस, कंसेप्ट इन फाइनेंस। ये क्या कहती है? ये कहती है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, इसको मैं पहले आपको लिखता हूं। 1 रुपी yesterday is not equals to 1 rupee today is not equals to। अच्छा, आप ये मत सोचना कि मैं फाइनेंस पढ़ा रहा हूं, डोंट वरी, मैं आ जाऊंगा मैथ्स पे। प्लीज आप थोड़ा सा फोकस करो। 1 रुपी टुमारो, ठीक है। अब देखिए, जो कंसेप्ट इन फाइनेंस है ना, वो कहता है कि वैल्यू ऑफ मनी स्टैग्नेंट नहीं रहता, मतलब कांस्टेंट नहीं रहता, ये कंटिन्यूअसली चेंज करता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर 1 रुपए की वैल्यू जो कल थी, कल कहने का मतलब कि कुछ टाइम पहले, वो आज वैल्यू नहीं है पैसे की, और वो वैल्यू कल भी नहीं रहेगी। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल अगर आप समझो तो आज से 50 साल पहले 10 पैसे में टाटा सॉल्ट का नमक खरीदा जाता था देश में। आज उसी नमक का दाम 20 रुपए, 25 रुपए ऐसे है, 30 रुपए। आज से 40 साल बाद ये वैल्यू उसी हिसाब से बढ़ जाएगी, जो मतलब कि रेट रहेगा उस रेट के हिसाब से बढ़ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ मनी सेम नहीं रहती है, आपको मनी के साथ में टाइम की वैल्यू को ऐड करना पड़ता है, और इसी को कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आया समझ में? 10 साल पहले का 10 रुपया आज के 10 रुपए के बराबर नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। ये कंसेप्ट अगर आपने समझा पहले, तो हम लोग अब आगे फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं सीआई की तरफ जाने के लिए। ठीक है, अब आइए, अब मैं एक टाइम फ्रेम बनाता हूं। एक टाइम फ्रेम है आपके सामने। ये टाइम फ्रेम आपका कहता है कि दिस इज t इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज t इज इक्वल्स टू 2 years, 2 साल। ठीक है, बीच में कहीं पे t इज इक्वल्स टू 1 year है। ठीक है, t इज इक्वल्स टू 1 year है। अब मान लीजिए आपने क्या किया, आप गए किसी बैंक के पास या कहीं से भी, आप गए, आपने एक लोन उठाया, ठीक, और 2 साल बाद आपने उसको रीपे कर दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, बात हो रही है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अब मान लो अगर आपने एक लोन उठाया x रुपीस का, आपने x रुपीस का लोन उठाया और आपने y रुपीस को रीपे किया 2 साल बाद, तो ये x इज इक्वल टू y किस केस में होगा? जब आप वो पैसा अपने गार्डियन से लोगे, अपने माता पिता से लोगे, अपने दोस्तों से लोगे, अपने परिवार वालों से लोगे, और वो आपको कोई भी वैल्यू ऑफ मनी ऐड नहीं करेंगे तो। लेकिन अगर आप यही पैसे बैंक से उठाओगे, तो बैंक तो आपके चाचा का रिश्तेदार नहीं है ना, किसी का रिश्तेदार नहीं है, उसको तो भाई पैसे से मतलब है बैंक को। वो क्या करेगा? वो एक वैल्यू ऑफ मनी ऐड करेगा, वो सब जांच पड़ताल करेगा, वो देखेगा कि अच्छा मुझे इसको सीआई पे देना है पैसा, 2 साल बाद इस वैल्यू ऑफ मनी इतना हो जाएगा, उसमें मुझे कुछ कमाना भी है। आया समझ में? क्योंकि ये एक एस्टिमेशन है, दिस इज एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन में इंसान कमाता है, बैंक यही से चलता है, दिस इज द बेस ऑफ अ बैंक। अगर आपको बैंकिंग सिस्टम भी समझना है तो ये वीडियो बहुत अच्छा हेल्प करेगा आपको समझने के लिए। आया समझ में? तो आपने x रुपए लोन लिया, y रुपए रीपे कर दिया, अब x इज इक्वल्स टू y। x इज इक्वल्स टू y कब होगी? जब आप अपने पेरेंट्स से लोगे। आपने मम्मी पापा से रिक्वेस्ट किया, पैर जोड़े, नहीं मेरे से कोई इंटरेस्ट मत लो, ऑब्वियसली नहीं लेंगे, माँ बाप है, माता पिता वो क्यों लेंगे बच्चों से? आप अपने दोस्त से रिक्वेस्ट करते हो, अगर दोस्त आपका सांप नहीं है, मतलब वो बोलते हैं ना सांप वाला दोस्त, अगर वो नहीं है तो वो आपको दे देगा पैसे, लोन नहीं लेगा, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं जोड़ेगा, उसकी वैल्यू ऑफ मनी को ऐड नहीं करेगा।
लेकिन उसके अलावा सभी कोई कुछ ना कुछ में वैल्यू ऑफ मनी ऐड कर देंगे जनरली, ठीक है। तो इन दैट केस वो क्या होगा, x इज नॉट इक्वल्स टू y। आया समझ में? ये मैं सिर्फ पेरेंट्स के लिए लिखता हूं, अदर देन फैमिली। पेरेंट्स एंड फैमिली भी लिख दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लोगों की फैमिली बहुत सपोर्टिव होते हैं, रिलेटिव्स। ये कंसेप्ट समझ में आया, ठीक है। अब आप एक बात समझो, इसको मैं रब करता हूं, दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ये समझ में आ गया आपको कि x इज नॉट इक्वल्स टू y इन जनरल अदर देन फैमिली। अब अगर मेरे को इसको इक्वेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये समझो। ये असली खेल यहां से स्टार्ट होता है। अगर मेरे को x से y को इक्वेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे या तो टाइम फ्रेम में आगे जाना पड़ेगा, या तो मैं x से सीधा y के पास पहुंच जाऊं 2 साल बाद x2 पहला, या फिर दूसरा कंसेप्ट भी है, ये कंसेप्ट ज्यादातर लोग बताते नहीं है, आपको y को वापस लेके आना पड़ेगा x के पास y0 पे। दोनों ही केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं, वी कैन कंपेयर दिस और वी कैन कंपेयर दिस, लेकिन हम लोग y0 और y को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, x2 को y0 से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये अलग अलग टाइम फ्रेम की बातें हो रही है, t इज इक्वल टू 0 की बात है और t इज इक्वल टू 2 इयर्स की बात है। आया समझ में? एक और चीज हो सकता है, क्या है, आप बोलोगे यार थोड़ा मैं झुकता हूं, थोड़ा तुम झुको। x क्या बोलेगा, x को आप एक साल आगे लेके आ जाओ x1 पे, और आपने क्या किया, आपने कहा कि ठीक है, फिर y को भी एक साल पीछे लेके आ जाता है y1 पे। तो हम लोग इन दोनों को भी कंपेयर कर सकते हैं। घबराओ मत, थोड़ा सा पेशेंस रखो, समझने में थोड़ा सा तकलीफ होगा, लेकिन एक बार ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो एक चीज क्लियर हो जाएगी। मैं लूंगा चीजें, मैं एग्जांपल नहीं लूंगा, नहीं, मैं मतलब उस सिचुएशन में नहीं जाऊंगा कि मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, आपको बता दिया कि ये देखो ये क्वेश्चन है, ये प्रोसेस है, इसको ऐसे कर लो, नहीं। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स कि हाउ दिस इज वर्किंग। या तो आप 0 पे आओ, टाइम फ्रेम 0 पे यहां पे, या तो आप टाइम फ्रेम 1 ईयर पे आओ, या तो आप टाइम फ्रेम 2 ईयर पे आओ। उस हिसाब से आपको x को या तो आगे करना पड़ेगा या तो y को पीछे करना पड़ेगा। जनरली क्या होता है, x को हम लोग आगे करते हैं, क्योंकि आगे मूव करना, क्रिकेट में क्या होता है, आगे मूव करके कैच पकड़ना आसान है, उसी कैच को पीछे भागते हुए तो पकड़ा जा सकता है, डिस्टेंस सेम ही कवर करनी पड़ेगी। अगर मान लो वही कैच 5 मीटर आगे है और वही कैच उस फील्डर के 5 मीटर पीछे है, दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस ही भागना है कि नहीं? लेकिन आगे भागना इज मच इजियर हम लोग के लिए, लेकिन पीछे भागना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसी तरीके से आप देखना किसी भी पेपर में, जब मतलब आप लोग पढ़ते होंगे क्लास 9, 10, 8 में, तो वहां पे LHS इक्वल्स टू RHS हुआ करता था प्रूव करने के लिए। जनरली क्या होता था, जनरली हम लोग LHS से RHS की ओर जाते थे और प्रूव होती थी चीजें इजीली, क्योंकि ये इक्वल साइन है। सेम चीज हम लोग RHS से LHS की ओर भी तो आ सकते हैं, लेकिन हम लोग आते नहीं थे, क्योंकि हमें पता है कि जो LHS से RHS है वो ज्यादा इजियर है और RHS से LHS ज्यादा डिफिकल्ट है, चीज दोनों सेम ही है। हुआ इतना समझ में आया चीजें कि हमें टाइम फ्रेम में आगे पीछे करना पड़ेगा चीजों को, तभी हम लोग इक्वेट कर पाएंगे। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा आगे आते हैं, थोड़ा सा और आगे आते हैं और समझते हैं। एक और चीज, वैल्यू ऑफ मनी अप्रिशिएट कर रही है, डिप्रिशिएट वो कैसे डिसाइड होता है, वो डिसाइड होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, अगर हम लोग यहां से आगे जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रही है वैल्यू ऑफ मनी, अगर यहां से नीचे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, डिप्रिशिएट हो रही है ना वैल्यू ऑफ मनी। तो उसके लिए आपको हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा, क्वेश्चन में, सवाल में हमेशा दिया रहेगा, वो बेसिक चीज है। अब समझिए, अगर मैं मान लूं रेट इज इक्वल्स टू 10% गिवन है, ठीक है, मैंने मान लिया रेट इज इक्वल्स टू 10%। अब देखिए एक टाइम फ्रेम मैं बनाता हूं, ये टाइम फ्रेम है आपका यहां से यहां तक का, ठीक है। फिर वही चीज है, 2 साल वाली बात है, ये आपका x है और ये आपका y, ठीक है।
t इज इक्वल्स टू 0 एंड t इज इक्वल्स टू 2। अब रेट मेरा क्योंकि 10% है, सिंपल सी बात है, जब मेरा रेट 10% रहेगा तो मेरे को x से यहाँ पे अगर आना होगा इस पॉइंट पे t इज इक्वल्स टू 2 पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.1 का होल स्क्वायर, है कि नहीं, 10% है ना जी। अगर मेरे को एक साल जाना है, मान लो t इज इक्वल टू 1 पे आना है, तो मुझे इसको बढ़ाना पड़ेगा, क्या होगा, इंटू 1.1, है ना, 11/10। और फिर इससे अगर मेरे को 2 ईयर पे जाना है तो इंटू 1.1 इंटू 1.1। सेम चीज मैं ये भी तो कर सकता हूँ, सेम ही चीज मैं ये भी तो कर सकता हूँ, मैं यहाँ से पीछे आ जाता हूँ, यहाँ पे आऊंगा तो y डिवाइडेड बाई 1.1, ये चीज याद रखो, अप्रिशिएट होगा तो डिवीजन में चला जाएगा वही चीज, और जब अप्रिशिएट होता है, इंक्रीज होता है चीजें, तो वो हमारा मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। अगर लेकिन यही चीज को अगर मैं t इज इक्वल टू 0 पे लेके आऊं, क्या हो जाएगा, y डिवाइडेड बाई 1.1 का स्क्वायर। अब मैं चीजों को कंपेयर कर सकता हूं, नाउ आई कैन कंपेयर x इज इक्वल टू y अपॉन 1.1 स्क्वायर होल स्क्वायर और x.1.1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू y। कैसे, देखो अभी मैं प्रूव करता हूं इसको। जैसे अगर मान लो मैंने अगर इसको इक्वेट किया, इसको मैंने अगर इक्वेट किया, क्या होगा, t इज इक्वल्स टू 0 पे अगर मैं इस टाइम फ्रेम को इक्वेट करूं, x इज इक्वल्स टू y अपॉन 1.1 का होल स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी है, इतनी है। अब देखो यहाँ पे t इज इक्वल्स टू 2 अगर टाइम फ्रेम पे अगर मैं इसको कंपेयर करूं, तो x इंटू 1.1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू y, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 अपॉन 1.1 का होल स्क्वायर। क्या हमारा दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेम आ रहा है दोनों वैल्यू। भले ही हम लोग किसी भी टाइम फ्रेम पे जाएं, अगर हम लोग x इज इक्वल्स टू 1.1 यानी कि t इज इक्वल्स टू 1 पे भी जाएंगे तब भी हमारी वैल्यू सेम आएगी। तो सारा खेल क्या है, टाइम का है, टाइम इज मनी। इसलिए एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है ना, टाइम इज मनी। जो टाइम को किल करता है दे आर किलिंग देमसेल्व्स। और अगर आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो तो आप वीडियो को किल कर रहे हो, आप अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीखने से अपने आप को रोक रहे हो, आप सही कंसेप्ट सीखने से अपने आप को रोक रहे हो। ये वीडियो देखो अच्छा बने, आपको लगेगा समझ में आ जाएगी चीजें, लेकिन इसका जो एसआई वाला पार्ट है वो मैं नहीं बनाऊंगा कभी, जब तक आप इस वीडियो को वायरल नहीं करोगे, इस वीडियो पे कमेंट नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, तब तक मैं नहीं बनाऊंगा। यार मुझे भी दिखना चाहिए यार, आप लोग कुछ समथिंग यू आर डूइंग फॉर मी, राइट, एटलीस्ट समथिंग यू आर डूइंग फॉर मी और फॉर योर चैनल एटलीस्ट। चलो बैक टू द नॉर्मल, कोई बात नहीं, बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझा दूंगा, इट्स टोटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपको समझ में आ गया चीज कि ये कैसे होता है। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लाके आपको नहीं बता रहा हूं। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा और आपको समझाऊंगा एक सवाल के थ्रू। सवाल मतलब वो क्वेश्चन, ये नहीं बोल रहा हूँ ये सवाल आया हुआ सवाल है, सवाल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ, नहीं, दिस इज नॉट थ्रू सवाल, ठीक है, दिस इज थ्रू कंसेप्ट। फॉर एन एग्जांपल मानो सवाल की अगर मैं बात करूं, कोई एक इंसान है, मान लो कोई भी इंसान, whoever can be, जो देख रहा है वो अपने आप ही समझ लो वही है। उसने क्या किया, बोरो किया, पैसा कुछ बोरो किया बैंक से, मान लो 100 रुपीज। बैंक ने बोला यार 10% का तुम्हारा इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, और तुम्हें 10% का इंटरेस्ट लगेगा और 2 साल में लौटाना, t इज इक्वल टू 2, लेकिन इक्वल इंस्टॉलमेंट में। अब समझिए खेल, टाइम फ्रेम पहले मैं बनाता हूं। दिस इज t इज इक्वल्स टू 0, दिस इज t इज इक्वल्स टू 2, यहां कहीं पे t इज इक्वल्स टू 1 बनेगा। कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है, बनेगा जी, बनेगा ना। चलिए मैंने मान लिया कि भाई साहब ने क्या किया है, भाई साहब ने 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट यानी कि y और y में पैसे को रिटर्न कर दिया। 100 रुपए था, 100 रुपए था यहाँ पे, है कि नहीं, यहाँ नहीं लिखता हूँ, ऊपर लिखता हूँ इजी रहेगा। 100 रुपए था, y और y इंस्टॉलमेंट में रिटर्न कर दिया।
स्वाहा। ठीक है, अब चीज एक समझो आप, 10% का रेट मेरे को बताया जा रहा है, तो क्या होगा अगर ये रेट 10% का है, तो एक साल बाद पैसा कितना बन जाएगा? 110। और उसके एक साल बाद, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये क्या हो जाएगा? 121 बनेगा। बनेगा कि नहीं? लेकिन 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 यहाँ पे एक थोड़ा सा चीज गड़बड़ हो रहा है। वो क्या है? क्या मैं इस 121 को वाई से कंपेयर कर सकता हूँ क्या? आप बोलोगे नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हैं? इसके पीछे एक रीजन है, वेरी मेजर रीजन, कि t इज इक्वल्स टू वाई। जो t इज इक्वल्स टू 1 का टाइम है, ये टाइम फ्रेम पे y की वैल्यू आ रही है, एंड t इज इक्वल्स टू 2 पे y की वैल्यू आ रही है, बट दिस y कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद दिस y, और इनका सम जो है 2y नहीं हो सकता है। दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि टाइम वैल्यू, जो मैंने पीछे आपको सिखाया था, टाइम वैल्यू के कारण, टाइम वैल्यू, तो क्या होगा जब टाइम वैल्यू ऐड होगा? तो क्या हो जाएगा? जब हम लोग इसमें टाइम वैल्यू ऐड कर देंगे ना, तो क्या होगा कि ये जो y है अपना, दिस y, इसकी भी एक टाइम वैल्यू ऐड होगी यहां तक आने के लिए, क्योंकि हमें किसी एक टाइम फ्रेम पे आना है। मैं t इज इक्वल टू 2 पे जा रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस पे जब टाइम फ्रेम कितना लगेगा? 10% लगेगा, क्योंकि यहाँ पे भी 10% लगा है, यहाँ पे भी 10% लगा है। तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल गिव मी हाउ मच? 1.1 y। ठीक है, अब ये दोनों का सम कितना हो जाएगा? इनका सम हो जाएगा 2.1 y। अब मैं बोल सकता हूं कि अब मैं कंपैरिजन कर सकता हूं। नाउ आई कैन कंपेयर दिस 121 टू 2.1 y, बिकॉज अब ये दोनों मेरा एक ही टाइम फ्रेम में, t इज इक्वल टू 2 इयर्स पे। तो फिर मैं लिख सकता हूं कि 2.1 y इज इक्वल्स टू 121। तो मेरा ऑब्वियसली इस सवाल का पर्पस क्या है? इस सवाल का पर्पस है कि इक्वल इंस्टॉलमेंट निकालना, और आपके सिलेबस में इक्वल इंस्टॉलमेंट ही है, इक्वल इंस्टॉलमेंट के अलावा कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, लेकिन ये समझना इंपॉर्टेंट है, वरना जब कॉम्प्लेक्स सवाल आएंगे ना फंस जाओगे। y इज इक्वल्स टू 121 अपॉन 2.1, ये है आपका इक्वल इंस्टॉलमेंट। दिस इज योर इक्वल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, दिस इज योर इक्वल इंस्टॉलमेंट। अब यही चीज जैसे मैंने पीछे बताया था, मैं t इज इक्वल्स टू 1 पे भी कर सकता हूं, t इज इक्वल्स टू 0 पे भी कर सकता हूं, बस टाइम फ्रेम अलग अलग हो जाएगा, और कुछ भी अलग नहीं होने वाला, बस टाइम फ्रेम अलग अलग हो जाएगा। दैट इज दैट। करके दिखा दूं? देखो, मैं उसको करके आपको एक बार बता देता हूं, इजी रहेगा आपके लिए। जैसे मान लो मैं क्या करता हूं, लेट मी कैलकुलेट द वैल्यू एट t इज इक्वल्स टू 1। t इज इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू कितनी है? 110 है। क्या मैं इसको y से कंपेयर कर सकता हूं? आप लोग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक y जो अपना t इज इक्वल्स टू 2 पे बैठा हुआ है, उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट भी होनी है, तो डिप्रिशिएट कर देते हैं इसको 10% से, है कि नहीं? तो ये डिप्रिशिएट किया कितना आ जाएगा? डिवाइड करना है, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते हैं। y अपॉन 1.1। अब देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है? y प्लस y अपॉन 1.1 इज इक्वल्स टू 1.1 y प्लस y अपॉन 1.1। यार दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। चलो कितना हो जाएगा? 2.1 y अपॉन 1.1। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ पे? कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? कोई तकलीफ, कोई परेशानी? अब मुझे पता है यहाँ पे, क्या पता है मुझे कि ये जो 2.1, चलो नेक्स्ट पेज चलते हैं, 2.1 अपॉन 2.1 y, 2.1 y अपॉन कितना है? 1.1 जो है, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू t इज इक्वल्स टू 1 पे टाइम फ्रेम पे वैल्यू क्या पैसे की? 110। 110 2.1 y इज इक्वल्स टू 11 इंटू 11 इज इक्वल्स टू 121,
y इज इक्वल टू 121/2.1। कितना है अपना y का वैल्यू चेक करो तो 121/2.1। क्या सेम नहीं आया? आएगा, आना ही है। दिस इज द मैजिक ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जब आप t इज इक्वल टू 0 पे लेके जाओगे तब भी आएगा, हर जगह पे आएगा। आया समझ में? अब मैं इसी चीज को आपको देखो दिखाता हूं, जो डायरेक्ट बताते हैं ना चीजें, जहां पे चीजें डायरेक्ट बताई जाती हैं, वहां क्या होता है? सेम चीज, चीज वही है। क्या बोलेंगे? अगर मान लो r इज इक्वल टू बोला 10% है, r इज इक्वल टू 10%, और आपको कहा जाएगा कि हाँ, आपका पैसा कितना आपने ये किया, टोटल मनी, टोटल डेट कितना होता है? टोटल डेट आपका हो जाता है कितना? 100, 100, मतलब आपने 100 बोरो किया, डेट नहीं, बोरोड, टोटल बोरोड, बोरोड। तो इसका डायरेक्ट क्या बोलते हैं करने के लिए? r इज इक्वल्स टू, जो ट्रिक में बताया जाता है डायरेक्टली, 1/10 कर दीजिए, फिर बोलेंगे यहाँ पे p लिखिए, फिर यहाँ पे मतलब लिखते हैं i लिखिए, इंस्टॉलमेंट लिखिए, फिर क्या होता है यहाँ पे 10 लिखा तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर दो क्योंकि 2 साल है तो ये आपका 121 हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट इक्वल है तो इसको 11 कर दीजिए, इसको 11 से इंटू कर दीजिए, ये 110 हो जाना है, ये 100 हो जाना है, इसका टोटल सम कितना हो जाएगा? 210 हो जाना है। आप कहा जाएगा कि 210 इज इक्वल्स टू 100 यूनिट में, इस यूनिट में, है कि नहीं? यही कहा जाता है ना कि दिस 210 इज इक्वल्स टू 100। तो आपको निकालना क्या है? आपको इंस्टॉलमेंट निकालना है। तो 121 बताओ कितना होगा? तो ये आपका 121 इंटू 100 अपॉन 210, आपने इससे इसको काट दिया। अब मान लो मैं इसी चीज को अगर नीचे लेके आ जाऊं 21 के नीचे, तो 121 अपॉन 2.1, क्या ये सेम नहीं है क्या? क्या ये सेम नहीं है क्या? किसी को भी परेशानी है इस चीज को समझने में? ये है आपका कंसेप्ट। और आज के बाद आपको 1% भी डाउट नहीं हो सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड इंस्टॉलमेंट में, है ना? नहीं होगा, चांस ही नहीं। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड अब कोई डाउट आपके दिमाग में रह जाए, चांस ही नहीं। मैं सवाल नहीं कराऊंगा इसमें, दिस इज जस्ट अ कंसेप्ट क्लास। एक एक चीज आपको समझा दी मैंने कंसेप्ट में। अब बताऊंगा नहीं आगे कैसे सवाल करना है, सवाल कैसे बनाया जाता है ये भी मैंने आपको लिख के साइड में दिखा दिया है। सवाल बनाओ, जाओ उड़ाओ, जो करना है करो। Enjoy this concept. Actually, this concept is very very important for all of you because many of you find very difficult to solve compound interest installment problems, which is actually difficult to understand without understanding the time value situation, appreciation and depreciation. ठीक है, ओवरऑल कंसेप्ट समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि आपको एसआई का भी समझना है। आप करोगे जितना ज्यादा कमेंट तभी मैं बनाऊंगा, वरना थोड़ा सा ढीला छोड़ दूंगा इस चीज को। ठीक है, चलिए जाइए सवाल बनाइए इससे रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।